हेलो एंड वेलकम टू स्केलर अकेडमी नेट जेआरएफ। मेरा नाम है आशीष के सरवानी और आज हम बात करने वाले हैं हायर एजुकेशन यूनिट के अंदर एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में। हम एंशिएंट इंडिया कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नैक ग्रेडिंग के बारे में, एनआईआरएफ रैंकिंग क्या होती है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, इग्नू के बारे में और बहुत कुछ कवर होने वाला है इस वीडियो में। स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक, ऑर्थोडॉक्स, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं ये सारी चीज़ें होती क्या। ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन, इन एंशिएंट पीरियड नॉलेज वाज पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जैसे देखिए पिछली वीडियो में हम एंशिएंट एजुकेशन में जो हम कवर किए हैं उसमें बात हुई थी कि जो नॉलेज पास ऑन होती थी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन या फिर टीचर से स्टूडेंट की तरफ, वो ओरली होती थी, ठीक है। और उसमें स्टेप्स होते थे कुछ प्रोसेस, जैसे श्रवण, मनन एंड निधिध्यासना। इन सब के लिए आप पिछली वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और उस वीडियो को देखिए। दूसरा होता है कन्वेंशनल एजुकेशन। कन्वेंशनल एजुकेशन मतलब क्या, जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग में क्या होता है, स्टूडेंट यानी जो चाइल्ड होता है वो सुनता है टीचर को, ठीक है। मतलब ये कि चाइल्ड जो पैसिव होगा यहाँ पे, ये एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। एंड फॉलोज डायरेक्शंस फ्रॉम द टीचर हु सेट्स द पेस फॉर इंस्ट्रक्शंस। मतलब जो टीचर होगा ना वो डायरेक्शंस देगा, वो पढ़ाएगा, उसके पेस के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट होगा या बच्चा होगा वो सीखेगा। यहाँ पे चाइल्ड का पेस क्या, मतलब चाइल्ड की कैपेबिलिटी क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो क्या सीख रहा है। यहाँ पे टीचर की कैपेबिलिटी होगी, वो कितने अच्छे से समझा पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट जो होगा वो सीखेगा। डेडिकेटेड टाइम एंड इफर्ट। देखिए होता क्या है ना, जैसे आप लोग अभी कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं, तो होता क्या है कि टाइमिंग फिक्स होती है कि 2 बजे स्टार्ट होगी, सॉरी कि 10 बजे यूनिवर्सिटीज स्टार्ट होगी और 3 बजे छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। 10 से 3 की क्लासेस हैं आपकी। तो ये आप डेडिकेटेड टाइम पीरियड, आप ये नहीं कह सकते हम 7 PM पे पढ़ लेंगे, नहीं, आपको जाना पड़ेगा 10 AM एंड वापस आना पड़ेगा 3 PM। उसमें क्लासेस की टाइमिंग फिक्स होगी, कौन सा टीचर आएगा, कब पढ़ाएगा, वो सब फिक्स होती है सारी चीज़ें, ठीक है। पर्पज इज टू मास्टर डिफाइंड स्किल्स। मतलब जिस चीज़ के लिए भी आप पढ़ रहे हैं उस पर आपका स्किल को मास्टर करना, डेवलप सोशली, ठीक है। आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी आपका खुद का डेवलपमेंट होगा। कंट्रोल एंड असेसमेंट बाय टीचर। देखिए यहाँ पे जो पूरी टीचिंग होगी ना, पूरा एजुकेशन होगा आपका, वो कंट्रोल करेगा टीचर जो आपको पढ़ा रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप कंट्रोल किए जाएंगे। और असेसमेंट भी आपका टीचर ही करेगा। तो ये होता है कन्वेंशनल एजुकेशन। जैसे हम लोग अभी अब यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, सेम वही चीज़ है कन्वेंशनल एजुकेशन। नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन मतलब क्या, जो नए तरीके आ रहे हैं एजुकेशन के, वो आएंगे आपके नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन में। जैसे एक्टिव लर्निंग इन विच स्टूडेंट्स मूव फ्रीली। देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट्स एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, पैसिव था, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्टिव। एक्टिव होने का मतलब क्या है, स्टूडेंट्स अपने से डिसाइड करेगा कि वो किस तरह से, कितने पेस में वो अपनी चीज़ों को लर्न करना चाहता है। चूजिंग दियर ओन वर्क। यहाँ मूव फ्रीली का मतलब ये है कि अपना पेस एक तरीके से वो खुद डिसाइड कर रहा होगा। चूजिंग दियर ओन वर्क एंड द पेस एट विच इज बीइंग डन, ठीक है। टीचर इफ एनी, टीचर अगर है भी तो मे जस्ट बी ए फैसिलिटेटर। टीचर यहाँ भी फैसिलिटेट करेगा। मान लेते हैं आपको कोई प्रॉब्लम हो रही, समझने में प्रॉब्लम हो रही, तब आप टीचर के पास जाइए, सर हमको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, इसको समझा दिए। टीचर बोलेगा ठीक है ये है। आपको कोई बुक नहीं मिल रही है, आप टीचर से बात कर दीजिए, सर मुझे ये चीज़ पढ़नी है, तो टीचर ने बोल दिया ये बुक ले। मतलब एक तरीके से फैसिलिटेट करेगा आपकी टीचिंग को, ठीक है। वो टीचर इसमें पैसिव हो जाएगा, टीचर इसमें एक्टिव नहीं होगा। सेल्फ कंट्रोल होगा एंड सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ कंट्रोल कैसे, मतलब आप कितना सीखना चाहते हैं वो आपके अकॉर्डिंग होगा। आप डिसाइड करेंगे कि आप कितना सीख रहे हैं, कितना पढ़ेंगे, उसमें से कितनी बुक्स आपको अपने पास रखनी। मतलब एक तरीके से आपका अपना एजुकेशन आप खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट इज कैटेगराइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़। देखिए यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगराइजेशन अगर करें तो सबको पता होती हैं, 4 तरह की कैटेगरीज होती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं एंड डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़, ये क्या होती हैं आगे एक एक करके देखते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में क्या होगा,
ये इस्टेब्लिश की जाएगी बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को इस्टेब्लिश किया जाता है, एंड इज अंडर द परव्यू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन द यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जो HRD मिनिस्ट्री है वो हो चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो अगर यहाँ पे HRD लिखा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लिखा है, तो वो उसको आप ये मान के लिए कि MOE लिखा है। हो सकता है क्वेश्चंस में HRD ही लिख के आ जाए, लेकिन आपको MOE याद रखना है, और HRD दोनों एक ही चीज़ है, चेंज हो चुकी नाम। इन जनरल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC। देखिए होता है ना कि अक्सर आप बच्चे क्या करते हैं कि कोई यूनिवर्सिटीज़ को चेक करना है कि ये फेक यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं है, बहुत सारी फेक यूनिवर्सिटीज़ भी बन जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, देखते हैं UGC से रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर क्या हो, अगर रिकॉग्नाइज है तो वो रियल यूनिवर्सिटी है, अगर रिकॉग्नाइज्ड ना हो तो क्या वो फेक हो जाएगी? नहीं, जरूरी नहीं है कि फेक हो जाए, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो UGC के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं होती हैं, ठीक है। सम यूनिवर्सिटीज आर नॉट अंडर द परव्यू ऑफ UGC, UGC के अंदर आती ही नहीं है, हालांकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होंगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएंगी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द विजिटर ऑफ ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है, वो विजिटर होता है। किसी भी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे ना तो विजिटर के एक कॉलम बना होता है, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, या फिर जो भी विजिट किया हूँ। And in that capacities nominate some members to important committees of the university for their effective functioning, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या होंगे? विजिटर ऑफ ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होंगे, और उनको इस कैपेसिटी में पावर मिलता है नॉमिनेट करने का कुछ मेंबर्स, ये जो इंपॉर्टेंट कमिटीज होती है यूनिवर्सिटी उनमें नॉमिनेट करने, कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो इफेक्टिव फंक्शनिंग मतलब जो यूनिवर्सिटीज की फंक्शनिंग हो वो इफेक्टिव हो, इसके लिए, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होता है। सो द नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज स्टेट यूनिवर्सिटीज, ये स्टेट एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश की जाएगी, और स्टेट यूनिवर्सिटीज आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 12B ऑफ द UGC एक्ट 1956 एंड आर एलिजिबल फॉर सेंट्रल असिस्टेंस। देखिए स्टेट यूनिवर्सिटीज का मतलब ये नहीं है कि वो सेंट्रल असिस्टेंस नहीं ले सकती हैं, सेंट्रल असिस्टेंस के लिए भी एलिजिबल होती हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज डोमिनेट यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया एज दे अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट हाफ द यूनिवर्सिटीज एंड आल्सो फॉर लार्ज पार्ट ऑफ टोटल एनरोलमेंट। देखिए होता क्या ना, स्टेट यूनिवर्सिटीज जो होती हैं ये बहुत सारी होती हैं, इसलिए बच्चे भी यहाँ पे ज़्यादा होंगे, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के नंबर्स जो होते हैं वो कम होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बच्चे भी कम होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनरोलमेंट ना बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये डोमिनेटिंग पोजीशंस में होती हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत ओपन होने लगी हैं इंडिया में। इस्टेब्लिश थ्रू द स्टेट आर सेंट्रल एक्ट। देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी अगर ओपन होना है, मतलब या प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर इस्टेब्लिश होंगी तो दो रूट है उनके पास, या तो स्टेट गवर्नमेंट से वो लॉ पास करवा लें या फिर कोई एक्ट बनवा लें, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कोई एक्ट बनवा लें अपने लिए, ठीक है। बाय ए स्पॉन्सरिंग बॉडी नेमली सोसाइटी। देखिए अच्छा ये कौन ओपन कर सकता है प्राइवेट? अगर आप एक इंडिविजुअल, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो क्या आप एक यूनिवर्सिटी ओपन कर सकते हैं? नहीं ओपन कर सकते। उसके भी कुछ रूल्स एंड क्राइटेरिया, जैसे यूनिवर्सिटी जो ओपन होगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसके 3 तरीके हो सकते हैं। एक है सोसाइटी के थ्रू, मतलब एक सोसाइटी आप बनाइए, ठीक है। दूसरा है पब्लिक ट्रस्ट हो, कोई आप ट्रस्ट हो जो पब्लिक ट्रस्ट हो, ठीक है। आर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट। मतलब 3 तरीके हैं, मतलब ये कि या तो आपके पास या कोई सोसाइटी हो, दूसरा पब्लिक ट्रस्ट हो, एंड द थर्ड वन इज कंपनी हो। अब इनके भी बहुत सारे रूल्स हैं, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो इन्हीं 3 रूट के थ्रू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ओपन हो सकती हैं, ठीक है। डीम टू बी यूनिवर्सिटीज का मतलब क्या है? डीम टू बी यूनिवर्सिटी रिफर्स टू अ हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस हैं डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ द UGC एक्ट 1956। स्टेट गवर्नमेंट्स डीम टू बी यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश नहीं कर सकती हैं, इनको रिकॉग्निशन मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को के द्वारा ही, और वो जो होती है वो होती है सेक्शन 3 ऑफ UGC एक्ट 1956 के अंदर, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज कैन बी अप्रूव्ड ओनली बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आफ्टर द UGC's रिकमेंडेशन। देखिए स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में क्या था, एक्ट पास होगा, ठीक है। लेकिन अगर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं तो इसमें क्या होगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू होगा, इसमें एक्ट की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और ये किसी भी इंस्टीट्यूशन को डीम टू बी यूनिवर्सिटी का अगर को टैग देना है तो UGC रिकमेंड करेगा पहले गवर्नमेंट को, ठीक।
although they enjoy all the powers of a university they do not have the right to affiliate college। ऐसे होता क्या है ना, स्टेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो एफिलिएटेड होते हैं, एक कैंपस होगा उसके बाद कई सारे कॉलेजेस होंगे जो उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होंगे और वहाँ पे स्टडी करवाई जाएगी। लेकिन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ में एफिलिएशन का प्रोसेस आप नहीं लागू कर सकते, मतलब वहाँ पे कोई ऐसा कॉलेज नहीं होगा जो बोलेगा कि हम इस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ठीक है, सो अच्छा देखिए, ये तो बात होगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। कौन कौन से ऐसे एजुकेशनल सेंटर्स हैं जो अपनी डिग्री दे सकती हैं। यूनिवर्सिटीज़ तो 4 होती हैं, ये हो गई 4 यूनिवर्सिटीज़, लेकिन 5 एजुकेशनल सेंटर्स हैं जो अपनी खुद की डिग्री दे सकती हैं। तो 4 तो यूनिवर्सिटीज़ हो गई आपकी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। 5th वन इज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया बनती है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की, वो अपनी खुद की डिग्री दे सकती हैं। इंजॉय स्पेशल स्टेटस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ऑब्वियस सी बात है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के पास स्पेशल स्टेटस होगा नेशनल इंपॉर्टेंस का, इसको शॉर्ट फॉर्म में INI भी बोल सकते हैं। INI स्टेटस इज कन्फर्ड टू अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे आपको याद रखने वाली चीज़ ये है कि ये भी एक्ट के द्वारा ही बनेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो होगा वो एक्ट के द्वारा ही क्रिएट होगा या फिर स्टैब्लिश होगा। INI रिसीव्स स्पेशल रिकॉग्निशन एंड फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फंडिंग भी मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ। अब एग्जांपल्स क्या है, जैसे एम्स है, एम्स को तो ये नहीं बोला जाता ना कोई यूनिवर्सिटी है, IITs को कोई नहीं बोला जाता ना कि यूनिवर्सिटीज है, NITs है, IIMs है। ठीक है, ये सब क्या होती है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। ठीक, इनको एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा, ये यूनिवर्सिटीज़ नहीं होंगी लेकिन अपनी खुद की डिग्री देंगे, और ये स्पेशल रिकॉग्निशन एंड फंडिंग मिलती है इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस स्टेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं कर सकती, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश करेगी। तो इंस्टीट्यूट्स ऑफ इमिनेंस क्या होते हैं, अक्सर आप लोग देखे होंगे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स में जाएंगे ना तो उसमें लिखा रहता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस है। ठीक है, तो कई सारे इंस्टीट्यूट्स होंगे जो जिसमें लिखा होगा इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस का, इनको टैग मिल चुका है। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए मुझे लगा ये बताना ज़रूरी है। IOE सॉरी, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, स्कीम कम्स अंडर द MHRD, फिर से इसको बोल देते हैं MOE, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोजेक्ट इंडियन इंस्टीट्यूट्स टू गेट ग्लोबल रिकॉग्निशन। देखिए सबसे बड़ी चीज़, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। हम क्या बनने जा रहे हैं, विश्व गुरु, मजाक कर रहा हूँ, बनने जा रहे हैं मतलब हम चाहते हैं कि विश्व गुरु हम बन जाए, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ की हालत देख लीजिए, बहुत बुरा लगता है जब आप रैंकिंग देखेंगे ना वर्ल्ड लेवल पे, इतनी खराब रैंकिंग चल रही है यूनिवर्सिटीज़, कितनी खराब रैंकिंग चल रही है कि देखकर दिल टूट जाएगा आपका, मतलब क्या ही कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अब मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो, पॉलिटिकल नहीं होते हैं। द सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट, देखिए इसमें होता क्या, इंस्टीट्यूट्स ऑफ इमिनेंस में ग्लोबल रिकॉग्निशन के लिए इसको टैग दिया जाता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ को या फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस को जिनके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज़ होंगी। द सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स विल एंजॉय कंप्लीट एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। जो भी सिलेक्ट होंगे IOE के अंदर उनके पास कंप्लीट एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होगी। सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू चैलेंजेस मेथड मोड बाय द एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी। एक एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी होगी, वो कुछ चैलेंजेस देगी या फिर जो भी क्राइटेरिया होगा उनका, उसके थ्रू IOE का टैग दिया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके इंस्टीट्यूट्स ऑफ इमिनेंस के, ये क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्सीलेंस एंड इनोवेशन, मतलब जिसको IOE मिले वो एक्सीलेंस की तरफ बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन करें। स्पेशलाइजेशन, डिस्टिंक्टिव कंट्रीब्यूशन, कुछ अलग ही कंट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, कुछ अलग कंट्रीब्यूट कर रहे हो, स्पेशलाइजेशन हो किसी चीज़ में, बहुत अच्छे से काम कर रहे हो कंट्री में उस चीज़ में। ग्लोबल रेटिंग अच्छी हो उनकी। ठीक है, ग्लोबल रेटिंग देखिए, अगर 500, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जाइए टॉप 500 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड सर्च करिए और उसमें देखिए इंडिया के कितने क्या आ रहे हैं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। क्वालिटी टीचिंग एंड रिसर्च, क्वालिटी टीचिंग एंड रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट्स ऑफ इमिनेंस उनको टैग प्रोवाइड कर दिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्या होगी,
सबसे पहली चीज केवल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मिलेगा, ठीक है, जो कि करंटली प्लेस्ड इन द टॉप 500 ऑफ द ग्लोबल रैंकिंग। जो ग्लोबल रैंकिंग क्यूएस रैंकिंग निकलती है या फिर और कोई रैंकिंग निकलती है, उसमें से टॉप 500 जो ग्लोबल रैंकिंग के अंदर जो यूनिवर्सिटीज आएंगी या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन आएंगे उनको मिलेगा, या फिर टॉप, और ये इंडियन होनी चाहिए, ठीक है, और टॉप 50 ऑफ द NIRF आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द इमिनेंस टैग। जो NIRF के रैंकिंग होती है इंडिया में, उसमें टॉप 50 के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट्स आएंगे या यूनिवर्सिटीज जो भी आएंगे वो एलिजिबल होते हैं कि अब आप अप्लाई कर सकते हैं इंस्टीट्यूट्स ऑफ इमिनेंस टैग के लिए। दूसरी चीज क्या है, तो प्राइवेट IOE कैन आल्सो कम अप एज ग्रीन फील्ड वेंचर्स। ग्रीन फील्ड वेंचर्स के थ्रू ही प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स इसमें IOE का टैग ले सकते हैं, लेकिन हाँ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा उनको। ऑटोनॉमी मिल जाएगी कुछ हद तक, ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल जाएगी, लेकिन उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा। मतलब प्राइवेट IOEs को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा। उनका इंटर करने का, टैग लेने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, ग्रीन फील्ड वेंचर्स होने चाहिए, ठीक है। तो चेक करिएगा 500 की रैंकिंग में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कितनी आती हैं, थोड़ा सा बुरा लगेगा और मैं चाहता हूँ कि आपको बुरा लगे। इम्प्लीकेशंस ऑटोनॉमी, देखिए इम्प्लीकेशंस क्या होगा, IOE टैग अगर किसी इंस्टीट्यूट्स को अगर मिल गया तो उससे फर्क क्या पड़ेगा। सबसे पहला फर्क जो पड़ेगा उसको ऑटोनॉमी मिलेगी। इंस्टीट्यूट्स विद IOE टैग विल बी गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम टू डिसाइड फी। अपनी फी स्ट्रक्चर उसकी क्या होगी, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा, गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होगी, इन सब चीजों की ऑटोनॉमी मिल जाएगी इंस्टीट्यूट्स को। और ये क्यों होगा, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग में आप अपना रैंक है आप बढ़ा सकते हैं। दे वुड बी एबल टू एडमिट फॉरेन स्टूडेंट्स को एडमिट कर सकते हैं, रिक्रूट फैकल्टी फ्रॉम अब्रॉड। ग्रांट, द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस अंडर IOE टैग विल रिसीव ए गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 1000 करोड़ रुपीज। अच्छा अमाउंट है, गवर्नमेंट अच्छा अमाउंट दे रही, 1000 करोड़ रुपीज इज ह्यूज, ठीक है। वाइल द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस विल नॉट गेट एनी फंडिंग अंडर द स्कीम। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको 1000 करोड़ रुपीज का ग्रांट मिलेगा, ठीक है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए सिर्फ एक ही फायदा है कि उनको ऑटोनॉमी ज्यादा मिल जाएगी, ग्रांट नहीं मिलेगा उनको। So the next one is accreditation in higher education. Higher education sector ensures quality of educational process with the help of accreditation agencies established by for the purpose. ठीक है, कुछ accreditation एजेंसीज हैं जो कि ग्रेडिंग करती हैं हायर एजुकेशन की कि कितनी अच्छी हैं, रैंकिंग देती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस जो हो वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। जो एजुकेशन का प्रोसेस है या फिर एजुकेशन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नहीं कहेंगे, सबसे पहले जिसके बारे में बात करेंगे वो है NAAC। अक्सर देखेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खोलेंगे, अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी, तो उसमें सामने एक लोगों के आसपास लिखा मिल जाएगा, या फिर उसमें सर्च करेंगे तो मिल जाएगा कि NAAC ग्रेडिंग हमारी A+ है या फिर A++ है या फिर A+ है, जो भी मतलब A ही है, B++, B, C, जो भी उनकी ग्रेडिंग होगी वो लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये देती है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, NAAC, शॉर्ट फॉर्म में इसको NAAC बोलते हैं। इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1994 में UGC के द्वारा, हेडक्वार्टर हैं इसके बेंगलुरु में, ठीक है। इट वॉज इस्टेब्लिश एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ NPE 1986। NPE 1986 के अंदर रिकमेंडेशन दिया गया था, भैया कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए, तो NAAC को इस्टेब्लिश किया गया। The prime function of NAAC is to assess and accredit institutions of higher learning, universities and colleges of their departments, school, institutions, programs, etc. देखो यूनिवर्सिटीज को भी मिलता है, कॉलेजेस को भी मिलता है, डिपार्टमेंट्स को भी मिलता है, ठीक है। तो ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं है। NAAC हैज आइडेंटिफाइड ए सेट ऑफ 7 क्राइटेरिया है जिसके थ्रू ये किसी इंस्टीट्यूट को चेक करेंगे कि ये किस कैटेगरी में या फिर किस ग्रेड पे ये लाई करते हैं। NAAC हैज कैटेगराइज्ड द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इनटू 3 मेजर टाइप्स। 3 टाइप्स होते हैं, यूनिवर्सिटी, ऑटोनॉमस कॉलेजेस एंड एफिलिएटेड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉलेज। मतलब जो जितने भी हायर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक पहली कैटेगरी हो गई यूनिवर्सिटी की, दूसरी कैटेगरी हो गई इनकी ऑटोनॉमस कॉलेजेस की, तीसरी कैटेगरी हो गई एफिलिएटेड या फिर कॉन्स्टिट्यूटेड कॉलेज की, जो भी किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होंगे, कॉन्स्टिट्यूटेड होंगे, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी बन जाएगी, और इन तीनों कैटेगरी को ना
7 क्राइटेरिया होती है नैक के पास, उनके थ्रू आप नैक देखेगा कि इनको किस ग्रेड के अंदर रखना है। तो वो 7 क्राइटेरिया कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है करिकुलर एस्पेक्ट्स, करिकुलम कैसा है उनका, टीचिंग लर्निंग इवेल्युएशन कैसा है, रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन में कैसी है कॉलेज यूनिवर्सिटी या फिर जो भी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेस, रिसोर्स है अच्छा या नहीं है, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, गवर्नेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। देखिए मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ तो आपको लग रहा हो कि आप बोरिंग सा चीज़ है, हाँ ठीक है बोरिंग है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये नेट के एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि भाई क्या ये चार चार ऑप्शन दे दिया, इनमें से कौन है जो नैक यूज करता है या फिर इनमें से कौन सा है जो नैक यूज नहीं करता, कुछ भी करके पूछ लेगा। मतलब ये 7 जो है ना आपको याद रखना है, इनमें से एक पूछ लिया नैक यूज करता है कि नहीं, ठीक है तो याद कर लो। है फैक्ट ओरिएंटेड पेपर, कभी कभी बहुत ज़्यादा फैक्ट रटने पड़ जाते हैं तो आपको रटना है, ठीक है, लेकिन एक बार आप अच्छे से ध्यान दे लेंगे, एग्जाम के पहले 1-2 बार देख लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं ये चीज़। सो मूविंग टू द नेक्स्ट एजेंसी ऑफ एक्रेडिटेशन, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, एनबीए। ये भी 1994 में सेटअप हुआ था, ऑटोनॉमस है। और देखिए ये नैक क्या हुआ था, यूजीसी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन जो होगा वो एआईसीटीई के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। मतलब ये होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, टू कंडक्ट पीरियडिकल इवेल्युएशन ऑफ टेक्निकल कोर्सेज ऑफर्ड इन इंडिया। देखिए नैक क्या करेगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशंस को ग्रेडिंग देगा, लेकिन एनबीए क्या करेगा, सिर्फ टेक्निकल कोर्सेज वाले जो इंस्टीट्यूट्स होंगे उनको ही ये ग्रेडिंग देगा या फिर रैंकिंग देगा। इट हैज अथॉरिटी टू रिकॉग्नाइज और डी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। द एक्रेडिटेशन प्रोसेस इज नॉट लिंक टू द फंडिंग, ये फंडिंग से रिलेटेड नहीं होगा, ये फंडिंग से इससे कोई लेना देना नहीं होता। द नेक्स्ट वन इज एबी यानी कि एक्रेडिटेशन बोर्ड। अब यू देखिए आपके पास पहला हो गया यूजीसी के द्वारा जो इस्टेब्लिश किया गया वो हो गया नैक, फिर उसके बाद एआईसीटीई के द्वारा जो आया वो आ गया एनबीए, और तीसरा है ये आईसीएआर, ये आ गया इसके अंदर एबी। एक्रेडिटेशन बोर्ड एबी वाज सेटअप बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इन 1996, ये 2 साल लेट आया। ये दोनों कब आए थे, देखिए ये आया 1994 में और नैक भी आया 1994 में, ये 2 साल बाद आया 1996 में, विथ ए मैंडेट टू एक्रेडिट एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन। देखिए कंट्री में ना बहुत सारी एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, अब इनको रैंकिंग कौन देगा, एबी, और इसको इस्टेब्लिश कौन किया है, आईसीएआर, ठीक है। एबी जनरली वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ बिटवीन 5 to 10 ईयर्स, जो भी एक्रेडिटेशन होगा वो 5 से 10 साल के लिए वैलिड होगा, एंड इज लिंक टू फंडिंग ईयर वाइज अ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक्रेडिटेड। देखिए ये लिंक्ड होगा फंडिंग से, एआईसीटी के अंदर क्या था एनबीए, वो क्या था फंडिंग से लिंक नहीं था, लेकिन यहाँ पे एबी के बारे में बोला गया है कि ये फंडिंग से लिंक्ड होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF। NIRF इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में आया हुआ है तो आपको याद करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी, पढ़ना चाहें चाहे ना पढ़ना चाहें आपको याद तो करना पड़ेगा। मजाक कर रहा हूँ, पढ़ लीजिए। NIRF हैज बीन अप्रूव्ड बाय द MHRD, MOE, ठीक है, एंड वाज लॉन्च्ड ऑन 29 सितंबर 2015। मतलब ये बहुत पुराना नहीं है, और इसका फर्स्ट लिस्ट जो हुआ था रिलीज हुआ था 2016 अप्रैल में रिलीज हुआ था। दिस फ्रेमवर्क आउटलाइन से मेथोडोलॉजी टू रैंक इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग देता है। 5 पैरामीटर्स हैं इसके अंदर, वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, हो सकता है ये उनका जो वेटेज है हो सकता है ये ना पूछे, लेकिन आप याद कर लीजिए, क्योंकि क्या पता पूछ ले तो आपको बुरा लगेगा कि यार लिखा था सामने याद नहीं किए, इतना आलसपन अच्छा नहीं है। टीचिंग एंड लर्निंग, पहला पैरामीटर क्या होगा, टीचिंग एंड लर्निंग, कैसी टीचिंग है, किस तरह का प्रोसेस अब अप्लाई किया जाता है, ठीक है। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंडस्ट्री परसेप्शन। अच्छा एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी, रिसर्च को ना हर जितने जो भी एक्रेडिटेशन या फिर रैंकिंग का आप भी एजेंसी
रैंक कर रही हैं, मतलब एजेंसीज हैं वो यूज कर रही हैं कि इनको रैंकिंग किस तरह दिया जाए। मतलब नैक के अंदर भी रिसर्च आया, NIRF के अंदर भी रिसर्च आया, और AICTE वाली जो थी NBA, ये सब के अंदर रिसर्च आ रहा। अब पता है, मैं एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में PhD करने जाते हैं ना, PhD की फ़ीस जो होती है ना बहुत कम होती है। यूनिवर्सिटी की अलग जो फीस चल रही होती है, मान लो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में है, आपसे 1 लाख रुपए ले, 1 लाख ले रहे हैं 1 साल का किसी मतलब MA या BA के कोर्स में। उसी सब्जेक्ट में जब आप PhD करने जाएंगे तो वही ना, या तो 25,000 में करवा देंगे या तो 50,000 में करवा देंगे। क्यों? जितना अच्छा रिसर्च होगा उतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी उस इंस्टीट्यूट्स के। और भी कई सारे क्राइटेरिया, मैं सिर्फ एक ही रीज़न दे रहा हूँ कि फीस इस वजह से भी कम होती है PhD की। द रैंकिंग मेथड हैव बीन वर्कड आउट फॉर दीज कैटेगराइजेशन सच एज ओवरऑल। देखिए NIRF की जो रैंकिंग होती है ना, वो कई कैटेगरीज में निकलती है। जैसे ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग कितनी है, ओवरऑल रैंकिंग कितनी है, यूनिवर्सिटी के लेवल पे रैंकिंग कितनी है, कॉलेज होगा तो कॉलेज के लेवल पे रैंकिंग कितनी है। ओवरऑल में क्या होगा कि जितनी भी रैंकिंग हुई, जितनी भी इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, या फिर कोई इंस्टीट्यूट हो, कुछ किसी कोई भी कैटेगरी में आप आ रहे हो, मान लीजिए 200 का ही होता है लगभग लगभग, तो 200 इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग हुई है, तो ओवरऑल आपकी रैंकिंग कितनी आई है। एक लिस्ट बनेगी यूनिवर्सिटी पे, उसमें केवल यूनिवर्सिटीज आएंगी। तो अगर यूनिवर्सिटीज भी बन रही है तो उस जितनी भी यूनिवर्सिटीज है तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग कितनी है आपकी, इस हिसाब से आपकी रैंकिंग होती है। मतलब यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग होती है। कॉलेजेज, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, आर्किटेक्चर एंड मेडिकल, ये एक कैटेगरी है इनकी NIRF की। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं इसलिए मुझे लगा कि इसी में मैं इंक्लूड कर दूं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन के अंदर आता है, ऑब्वियस सी बात है नॉन कन्वेंशनल के अंदर आएगा, क्योंकि नॉन कन्वेंशनल क्या था, टाइम फिक्स नहीं है, आप अपने ओन पेस के अकॉर्डिंग आप लर्निंग कर सकते हैं। तो मतलब क्या होता है डिस्टेंस एजुकेशन में, ऐसा ही तो होता है, अकॉर्डिंग टू MHRD, फिर से मैं बोल दूँ MOE, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम इज ए सिस्टम वेयर इन टीचर्स एंड लर्नर्स नीड नॉट नेसेसरली बी प्रेजेंट। देखिए कन्वेंशनल में क्या होता है, आप एक क्लास में जाते हो, वहाँ टीचर होगा, वो आपको पढ़ा रहा होगा। लेकिन नॉन कन्वेंशनल में क्या होगा, टीचर एंड स्टूडेंट्स एक साथ नहीं प्रेजेंट हो रहे होंगे at either same place or same time, and is flexible in regard to modalities and timing of teaching and learning, and also the admission criteria without compromising necessary quality considerations। मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आपके साथ जो जो प्रॉब्लम्स हो सकती है। डिस्टेंस लर्निंग का मतलब, मैं एक अभी ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा, लेकिन डिस्टेंस लर्निंग का मतलब क्या है, किसी को प्रॉब्लम हो रही है किसी कॉलेज को ज्वाइन करने में, जो जो भी प्रॉब्लम हो रही है उनको हटा दिया जाए, जो भी बैरियर्स हैं एजुकेशन के मतलब एजुकेशन गेन करने के लिए, उन बैरियर्स को हटा दिया जाए। उसके लिए ओपन एंड एजुकेशन लर्निंग का कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है, तो जो भी होगा, मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो जॉब कर रहा है, उसके पास अब जॉब कर रहा है, तो 10 to 5 अगर वो जॉब कर रहा है तो वो इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा सकता ना पढ़ने के लिए, तो इसलिए टाइमिंग उसके लिए मैटर नहीं करेगी। तो वो कहाँ चला जाए, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए। ठीक है, तो टाइमिंग उसकी कहानी खत्म। तो मतलब जो भी बैरियर्स उनको हटा देना ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का एक ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, ट्रांजैक्शन ऑफ द करिकुलम इज इफेक्टेड बाई मीन्स ऑफ सेल्फ स्टडी लर्निंग मटेरियल। ठीक है, जो भी आप पढ़ते हैं डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग में, आपको सेल्फ स्टडी होती है, लर्निंग मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होता है। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ DE सिस्टम्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अभी मैं बात कर रहा था, तो एक वो ऑब्जेक्टिव्स हो गए। देखिए अभी मैं 4-5 लिख दिया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फिक्स है। ठीक है, आपको जो भी लग रहा हो कि एजुकेशन को प्रोवाइड मतलब ईजी बनाने के लिए जो भी किया जा सकता है, आपको थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगाना क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखना है कि क्या वो ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के, तो ऑब्वियस सी बात है आ सकते हैं, तो ठीक है, टिक कर दो। टू डेमोक्रेटाइज द हायर एजुकेशन टू लार्ज सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। डेमोक्रेटाइज का मतलब क्या है, सबको एक्सेस मिले, कम से कम फीस कितनी होती है, मतलब आप इग्नू की वेबसाइट में चले जाइए, 6,000-7,000 में आपको 7,000 आप दीजिए, आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, और इतना अच्छा मटेरियल होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे लोग इग्नू चले जाओ, लेकिन अगर हाँ, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो इग्नू में आप अगर पढ़ रहे हैं तो 7,000 रुपीज़ में आपका 1 साल की फीस कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन वही चीज़ पढ़ने के लिए अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, मतलब प्राइवेट में, तो 1 लाख रुपए लग रहे हैं। ठीक है, हो सकता है उतनी अच्छी क्वालिटी की आपकी मटेरियल, बुक स्टडी मटेरियल से वो प्रोवाइड भी नहीं की जाए। ठीक है,
तो वो डिपेंड करता है, वो मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। डेमोक्रेटाइज मतलब क्या है, मतलब सबको एजुकेशन मिल सके, ठीक है, सबके पास ऑप्शंस आ जाए कि हाँ हम अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं कम फीस में और ज़्यादा इधर उधर किए आपको घर बैठे चीज़ें मिल जाएंगी और सिर्फ आपको एग्जाम देने जाना है। To provide an innovative system of university level education, provide an opportunity for upgradation of skills and qualifications, skills का upgradation, qualification, आप बीए पढ़ें, एमए भी पढ़ना चाहते हैं, नहीं जा सकते हैं तो आप ओपन लर्निंग कर लीजिए, आप डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू आप डिग्री ले लीजिए, ठीक है। स्किल आपको कोई अगर चीज़ लेनी है तो स्किल भी आप सीख सकते हैं, इसमें से बहुत सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। टू डेवलप एजुकेशन एज ए लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी टू इनेबल पीपल टू अपडेट दियर नॉलेज, अपना नॉलेज आपको अपडेट करना है, कोर्स ज्वाइन करिए, पढ़िए, एग्जाम दीजिए, पास होइए, आपके पास अपडेटेड नॉलेज आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारी ऑब्जेक्टिव्स हैं, हाँ जो लिखा है सिर्फ वही पे आपको फोकस नहीं रखना, आपका मतलब जो भी लिखा है इसमें एक तरीके से आपको समझ आ जाए कि एक्चुअली करती क्या है डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के थ्रू यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं। सो इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट डीई सिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, देखिए मतलब चाइना का सबसे बड़ा है और पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे इंडिया आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड पे देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग डीई, याद करने की जरूरत नहीं लेकिन फिर भी आप बस जान लीजिए। नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, डीईआई मतलब डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एट स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस, याद कर लीजिए, अगर याद हो सके तो याद कर लीजिए, नहीं तो कोई बात जरूरी नहीं, बस आप ध्यान दीजिए हाँ ये चार होगी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, देखिए एक यूनिवर्सिटी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब इग्नू क्वेश्चंस आते हैं और बन जाते हैं, अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें तो इग्नू से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ होगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पढ़ना आपके लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्राम्स रेंजिंग फ्रॉम प्योरली एकेडमिक टू टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड वोकेशनल एट वेरियस लेवल। आप इग्नू की वेबसाइट्स में जाएंगे ना तो अब उसमें आप ये देखेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, तो इतने सारे कोर्सेज हैं, आप देख के दंग रह जाएंगे कि मतलब कुछ भी आपको पढ़ना हो आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो इग्नू मेक्स यूज ऑफ आईसीटीज, देखिए ओपन यूनिवर्सिटीज और जो डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटीज होती हैं फिर इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो आईसीटीज का तो यूज अच्छे से खूब यूज करती है, इग्नू अलग ही लेवल पे यूज करता है। इन एडिशन टू सेल्फ इंस्टीट्यूशनल प्रिंटेड मटेरियल्स, मतलब जब आप इनरोल्ड होते हैं इग्नू में तो आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज क्या करती है, ये यूनिवर्सिटी यूटिलाइजेज ऑडियो वीडियो प्रोग्राम टेप्स, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी पढ़ाती हैं। ज्ञानवाणी, देखिए सब एक तरफ इग्नू में ये जो लाइन है ज्ञानवाणी ज्ञान दर्शन, ये आपको याद रखना ही रखना है, क्वेश्चंस बने हैं। ज्ञानवाणी क्या है, एफएम रेडियो है जो कि इग्नू के अंदर काम करती है, ठीक है। ज्ञान दर्शन क्या, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है, ज्ञान दर्शन क्या है, एजुकेशनल टीवी चैनल है, एक तरफ लिख देगा ज्ञानवाणी क्या है लिस्ट वन में, एक तरफ लिख देगा ज्ञान दर्शन क्या है, और भी कई सारी चीजें लिख देगा और दूसरे लिस्ट में लिख देगा कि ये चीजें हैं क्या, या फिर डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन पूछ लेगा ज्ञानवाणी क्या है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा तो उसमें ही सारी चीज़ें कवर कर दूंगा, ज्ञानवाणी क्या है, ज्ञान दर्शन क्या है, सारी चीज़ें कवर करूंगा। तो इसलिए अभी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ज्ञानवाणी इग्नू के अंदर एक एफएम रेडियो का सिस्टम है, ज्ञान दर्शन एजुकेशनल टीवी चैनल है, एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स फॉर इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इट आल्सो हैज वन स्टॉप एजुकेशनल पोर्टल, साक्षात पोर्टल करके इनका भी एक पोर्टल है, क्वेश्चन पूछ सकता है साक्षात किसका है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, मतलब फैक्चुअल है, याद कर लीजिए, और इस यूनिट में तो कुछ ज़्यादा ही याद करना पड़ेगा। विथ एक्टिव इनरोलमेंट ऑफ ओवर 4.3 मिलियन स्टूडेंट्स, ठीक है। एक्चुअली इस समय में अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो 4.3 मिलियन स्टूडेंट्स दिखा रहा है, ठीक है। तो इग्नू इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, आपको ध्यान रखना है, इग्नू इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। और हाँ नए ग्रेडिंग अगर मैं अलग से एक डाउन कर लेता हूँ, नए ग्रेडिंग इसकी है A++ की, मतलब टॉप की ग्रेडिंग चल रही है इग्नू की, ठीक है। इग्नू होस्ट द सेक्रेटरीज ऑफ द सार्क कंसोर्टियम ऑन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एंड द ग्लोबल मेगा यूनिवर्सिटीज नेटवर्क, इनिशियली सपोर्टेड बाय यूनेस्को, ठीक है। इग्नू हैज स्टार्टेड डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस, देखिए कुछ ये डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस में जा रहे हैं, 5 जोन्स में अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ये 5 जोन्स में इग्नू खुद को डिवाइड करने वाली है या फिर कर चुकी होगी।
सो दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नई वीडियोस मैं लाता रहूँ आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।